Today, our topic is problem of scheduled caste in India. Earlier, in two videos, we already discussed about the concept of scheduled caste and different works which was done by different scholars of country, mainly on the issues of scheduled caste. Here we are going to discuss the problem of scheduled caste और इस वीडियो में हम लोग मेनली जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या। These problems pertain to the concept of purity and pollution. मेनली जो ये सामाजिक समस्या है वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। आप सभी प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं या नहीं भी जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में पहले बताऊंगी कि जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो मेनली डिपेंड था प्योरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट में, जिसमें कि जो उच्च जातियां थी वो हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से निम्न जातियों से हमेशा पवित्र समझी जाती थी और उच्च जातियों में कुछ वर्जनाएं थी। जैसे उच्च जाति का सदस्य निम्न जाति के हाथों द्वारा निर्मित भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था, उससे जो मैरिज रिलेशन होते हैं वैवाहिक संबंध नहीं बना सकता था, उससे अधिक संपर्क में नहीं रह सकता था, और यदि वह इन वर्जनाओं का अतिक्रमण किसी उच्च जाति के सदस्य द्वारा होता था, मतलब कहीं ना कहीं से अगर ये उच्च जाति के सदस्य इसे तोड़ते थे तो उन्हें दंड मिलता था, वो जाति से बहिष्कृत समझे जाते थे। इसी तरह से प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भोजन एवं व्यवसाय में भी था। आप देखेंगे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो जो भोजन और व्यवसाय में भी पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा थी। जैसे उच्चतम जातियों में मद्य निषेध था तथा भोजन भी शाकाहारी था, जबकि जो निम्न जातियों में मद्य व्यसन की स्वतंत्रता थी और भोजन वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते थे, जिसका मुख्य कारण यह था कि शास्त्रों की मान्यता के तहत मांसाहारी एवं मद्यपायी अछूत अथवा अपवित्र हो जाता था। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन में भी आप देखेंगे तो प्यूरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट मिलता था। जैसे जन्म एवं मृत्यु दोनों ही कालों में सगोत्रीय समूह के सदस्य काल विशेष तक अपवित्र हो जाते थे और निर्दिष्ट समय के उपरांत पवित्रता हेतु स्नान और कुछ कृत्य आवश्यक होते थे। जैसे प्यूरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पोल्यूशन एक परमानेंट पोल्यूशन भी होता है जो कि निम्न जातियों से संबद्ध होता है, और कुछ टेम्पररी पोल्यूशन भी होते हैं। जैसे कि जब हमारे घर मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो कुछ समय अंतराल के लिए हमें अपवित्र मान लिया जाता है, या महिलाओं में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड का दौर आता है और उस टाइम पे भी उन्हें हम 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए अपवित्र की संज्ञा देते हैं और फिर कुछ रिचुअल्स के बाद उन्हें पवित्र मान लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रक्त संबंध में भी पवित्रता और अपवित्रता की धारणा मिलती थी। इसी तरह से दैनिक क्रम में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा थी, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति कुछ अंशों में अपवित्र समझा जाता था और अतः पूजा और कर्मकांड के रूप में स्नान एवं पवित्र वस्त्र धारण करना आवश्यक था। जैसे रोज के दैनिक कार्य में भी हम देखते हैं कि अगर हम जब तक सुबह स्नान ध्यान नहीं किए हम अपवित्र समझे जाएंगे और उसके बाद हम पवित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। आप फिर उसके बाद देखें कि जो सामान्यतः पाप एवं मलिनता की धारणाएं अपवित्रता से संबंधित हैं तथा धार्मिकता जो है वो पवित्रता से। स्नान का संबंध पवित्रता से है, किंतु कुछ विशेष पवित्र नदियों में स्नान अधिक धार्मिक और पुण्यकर है।
ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ दशकों में विभिन्न कारकों से पवित्रता और अपवित्रता की कट्टरता में कुछ हद तक शीतलताएं आई हैं। मतलब ये जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं से कुछ कमज़ोर हुआ है। नगरीय जीवन के विभिन्न दबावों के परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति, उसके निवास का स्थान, भोजन, उसके धर्म कर्म, उसके नौकरी व्यवसाय, ये सारी चीज़ें भी निर्धारित होती हैं। तो कुछ आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ हद तक पवित्रता और अपवित्रता के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आ रहा है। तो सामाजिक समस्याएं में जब आप लिख रहे हैं कि दीज प्रॉब्लम्स मेनली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, सो यू हैव टू discuss about the concept of purity and pollution because our Indian caste system is based on this purity and pollution concept. Untouchables were given a very low position in the society, and the high caste Hindus maintains a social distance from them due to this purity and pollution concept. Now we are moving to our next point, religious problems, धार्मिक समस्याएं। Untouchables were neither allowed to enter the temples nor served by the Brahmins. आप देखे हैं प्राचीन इतिहास में या हमारे सामाजिक व्यवस्था में तो जो अनुसूचित जातियां थी, मतलब जो इस तरह की जातियां थी, उन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो ईश्वर की पूजा अर्चना करें, कर्मकांडों को संपादित कर सके। थर्ड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। Scheduled caste suffered from many economic problems. They had to face many economic hardship and they were not given proper reward for their service. जो अनुसूचित जाति से एक जुड़ी मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। और मेनली जो ये समस्या है उसके पीछे और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जिसमें हम एजुकेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हम इन्हें देखते हैं। आगे चल करके वो डिस्कस भी हुआ है इस टॉपिक में। दे वर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस. The untouchables were not free to choose any occupation according to their own ability. They had to clean the streets, remove dead cattle, and to undertake heavy agricultural work. They worked in the fields of high caste Hindus as laborers and mainly as landless laborers. ये जो बातें हो रही हैं वो देखिए, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है। ये जो मुद्दे उठते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखते हुए उठते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं, शेड्यूल कास्ट को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे इनके परसेंटेज में, हर तरह के परसेंटेज में, वो इकोनॉमिक परसेंटेज हो, एजुकेशनल परसेंटेज हो, लिटरेसी परसेंटेज हो, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पर अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इन समस्याओं को सफ़र कर रही है। हाँ, तस्वीर बहुत ज़्यादा बदली है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. This is the burning problem of our country and one of the serious social problem. जो हम छुआछूत के जो प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये हमारे भारतीय समाज का एक समझिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या के रूप में आज खड़ा है। Untouchability implies those disability which are imposed upon the scheduled caste by the other caste. Here I am going to define what is untouchability. हमें ये समझना ज़रूरी है कि untouchability क्या होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि which are imposed upon the scheduled caste by the other caste, कि दूसरी जातियों द्वारा अनुसूचित जाति पर जब हम इस तरह की चीज़ों को इम्पोज्ड करते हैं तो हम उसे अनटचेबिलिटी
कहते हैं इट इज़ बिलीव दैट अनटचेबिलिटी वॉज बॉर्न अराउंड 400 AD बट नो वन नोज द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी का इतिहास है एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि ये जो प्रैक्टिस थी वो इसका ओरिजिन कब हुआ, पर इसका मेनली जो है वो 400 AD के अराउंड हम इस प्रैक्टिसेस की शुरुआत देखते हैं। All the existing theories are based on conjectures. It may be stated that untouchability cannot exist in the absence of either the higher caste or the scheduled caste, since it is practiced by one group, that is higher caste, over the other, that is scheduled caste। मतलब ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस जो है इसकी थ्योरी में ये बात सामने आती है कि इसमें दो तरह के ग्रुप्स की, दो तरह के कास्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें जो हायर कास्ट होता है वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर ऐसी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता है। और इसको मेनली हम स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट करते हैं कि इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड in which the higher caste believe strongly that the scheduled caste are unworthy of touching। इसमें यही मेनली माना जाता है, ये एक मन की स्थिति है जिसमें उच्च जातियां दृढ़ता से विश्वास करती हैं कि अनुसूचित जातियां छूने के योग्य नहीं हैं, ऐसा ये विश्वास किया जाता है। इट इज़ द वेज एंड मीन्स बाय विच both the higher caste and the scheduled caste are constantly reminded that the latter are unworthy for the former, not only for touching but also for uneven approaching। ये एक तरीका और साधन है जिसके द्वारा उच्च जातियां और अनुसूचित दोनों जातियों को यह लगातार याद दिलाया जाता है कि बाद वाला मतलब अनुसूचित जाति पूर्व के लिए मतलब हायर कास्ट न केवल छूने हेतु अपितु संपर्क की दृष्टि से अयोग्य है। ये इसका मेन कंसेप्ट है। इट इज़ द डिजीज़, इसे हम एक रोग की तरह, एक बीमारी की तरह मानते हैं कि इट इज़ द डिजीज़ विच हैज़ करप्ट्स द माइंड नॉट ओनली ऑफ हायर कास्ट बट ऑल्सो ऑफ द शेड्यूल कास्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें न केवल उच्च जातियों के मन को दूषित किया है बल्कि अनुसूचित जातियों के भी प्रदूषित किया है। ये परिणाम स्वरूप वे लोगों को निष्पक्ष, तर्कसंगत और मानव के रूप में नहीं देखते। इट इज़ द डिजीज़, फिर से मैं फोकस कर रही हूँ कि इट इज़ द डिजीज़ विच हैज़ करप्ट्स द माइंड नॉट ओनली ऑफ हायर कास्ट बट ऑल्सो ऑफ द शेड्यूल कास्ट, and as a result they do not look at people objectively, rationally and on the basis of merit as fellow human being। ये एक मानव को मानव के रूप में न देखने वाली प्रक्रिया है untouchability। Whatever may be the origin of untouchability, its persistence even today negates all the values that India society is trying to realize through development and modernization। जो भी अस्पृश्यता का मूल कारण हो सकता है या मूल हो सकता है, उसकी दृढ़ता आज भी भारतीय समाज उन सभी मूल्यों की उपेक्षा करता है जिन्हें विकास और आधुनिकीकरण के माध्यम से महसूस करने की कोशिश की जा रही है। कि आज जो हम डेवलप करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, आप सोशियोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट इज़ टोटली अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो वो वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है। और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब बिल्कुल हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस देख रहे हैं, हमारे रिचुअल्स, हमारे बिलीव्स, इसमें चेंजेस आ रहा है और पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट जैसे प्रोसेस होने के बावजूद
ये अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो इंडियन सोसाइटी में आज भी बनी हुई है. Surprisingly, the untouchability also exists among the various subcaste of the scheduled caste themselves. This is the most important point कि जो सिर्फ untouchability की practice है, this is not only performed by the higher caste community over the scheduled caste community. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये तो है ही है, साथ में ये भी है कि जो सब कास्ट हैं, हमारे कास्ट के अंदर जो सब कास्ट डिवाइड है उसमें भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बनी हुई है. और शेड्यूल कास्ट को जब आप देखेंगे, किसी भी आप शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति से अगर मुलाकात करिए तो उनमें भी एक हायरार्की बनी हुई है. और अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो इवन उनके भी कास्ट के अंदर विद्यमान है. द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन मच डिफरेंट हैड द शेड्यूल कास्ट themselves succeeded in uprooting this evil amongst themselves first. Failure on their part to do so have adversely affected the whole movement against untouchability. जब तक इन सब कास्ट के अंदर, इन शेड्यूल कास्ट के अंदर जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मौजूद है, जब तक ये नहीं ख़त्म होगी तब तक जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, वो इनकम्प्लीट है, टोटली फेल्योर है. The problem of untouchability still exists in the society and it has become a cause of cancer for one and all. नाउ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इसे मैं थोड़ा सा और लंबा डिस्कस की हूँ क्योंकि इसमें आपको मैं डिटेल्स थोड़ा और दूंगी. तो ट्रेडिशनली द अनटचेबल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग एजुकेशन. दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इलिटरेट्स आर अनटचेबल्स. शुरू में आप देखेंगे परंपरागत जो भारतीय समाज था उसमें जो अनटचेबल्स थे वो कहीं ना कहीं से शिक्षा लेने में वो पीछे रह गए क्योंकि उनको वो अधिकार नहीं दिया गया था. और आप जानते हैं इसके पीछे भी प्यूरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट है. Education is supposed to lead to upward social mobility and positive change in modern technological society. मैं यहाँ पर एजुकेशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि किस तरह से शिक्षा जो है वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है. आज का जो आधुनिक तकनीकी समाज है उसमें शिक्षा ने किस तरह से सोशल मोबिलिटी का काम किया है, सामाजिक गतिशीलता का काम किया है, समाज को एक स्तर से ऊपर के स्तर पे ले जाने का प्रयास किया है और सकारात्मक परिवर्तन का कार्य किया है. It has been revealed by various studies that role of education in so far as the SCs and their development is concerned is very important. कुछ मैं यहाँ पर स्टडीज़ बताई हूँ आपको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी मैंने इनका नाम दिया है. तो कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिसने ये बताया है कि किस तरह से जो रोल है एजुकेशन का, किसके लिए, अनुसूचित जाति के विकास के लिए वो इम्पॉर्टेंट है. जिसमें हम लोगों को B.R. चौहान जो 1975 में उनकी एक स्टडी आई थी, स्पेशल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एजुकेशन अमंग द शेड्यूल कास्ट. उसी तरह से एस चिटनिस की 1975 में एक स्टडी आई, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट. इनकी जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन में ये पब्लिश हुई थी. और वानखेड़े, जी वानखेड़े 1985 में इनकी स्टडी आई थी, वन स्टेप फॉरवर्ड येट टू स्टेप बिहाइंड, a study of wastage and stagnation in education of scheduled caste, scheduled tribe in Maharashtra. इन जो ये मैंने 3 स्टडीज़ की बात की है, इन सभी ने ये बताया है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट. फॉर देम other means like political and economic power have proved to be failure compared to education. But at the same time, when it must be remembered that education also has its own limitation, inherent
प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम। आप देखिए तो जो शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट की बात होती है उसमें एजुकेशन, मतलब इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पर इस एजुकेशन की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। खुद उसके में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ जो लिमिटेशंस हैं उसमें है द पैटर्न ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में एक समान एजुकेशन सिस्टम नहीं है। द कंटेंट ऑफ एजुकेशन हैव बीन अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म। जो एजुकेशन में कंटेंट है उस पर लगातार बहस चलती रहती है। रेलिवेंस टू द प्रैक्टिकल लाइफ, जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ है उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा रेलिवेंट करता है ये देखने की बात है। एंड इट इज़ नॉट इंडिजीनियस, ये देशजी नहीं है, मतलब ये जैसा जहाँ का सोसाइटी होता है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, वैसा ये नहीं है। इस पर ये आरोप लगता है। फाउंड टू बी अर्बन बेस्ड एंड प्रो रिच, और मेनली ये शहरी प्रक्रियाओं से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं एजुकेशनल सिस्टम के। एज अ रिजल्ट अ न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास हैज़ डेवलप अमंग शेड्यूल कास्ट। इससे एक नया चीज़ उभर के आया कि एजुकेशन सिस्टम ने काम तो बहुत अच्छा किया, इसने इन कंपैरेटिव टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो काम बहुत अच्छा किया शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए। पर ये उपयुक्त जो मैंने कमियां गिनाई उनकी वजह से आज न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास हमारे सामने खड़ा हो गया, शेड्यूल कास्ट का ही। ठीक है, ये बात हो रही शेड्यूल कास्ट की। It is largely urban based due to forced migration for education and employment. तो फोर्स्ड जो माइग्रेशन की वजह से, मतलब फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हुए एजुकेशन को लेकर के या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो एक नया शिक्षित मध्य वर्गीय समाज, अनुसूचित जाति के संदर्भ में ये बात हो रही है, वो खड़ा हो गया। और ये स्टडी किया है नंदूराम ने 1988 में, इनकी ये स्टडी आई, द मोबाइल शेड्यूल कास्ट राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास न्यू दिल्ली। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है नंदूराम का, जिसने एक नया कंसेप्ट दिया, द मोबाइल शेड्यूल कास्ट। ये एक ऐसी अनुसूचित जाति की कैटेगरी जो कि कहीं ना कहीं से एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट हुई फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, और उनके अंदर ये चीज़ें आई। Majority of the scheduled caste live in rural areas and hence are deprived of so-called better education, including higher education, which is available in urban एरियाज। इस पॉइंट में हमने समझा कि जो ज़्यादातर अनुसूचित जातियां हैं उनका जो आप देखेंगे प्रतिशत वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं। इस वजह से वो जो बेटर एजुकेशन है वो उन्हें नहीं मिल पाया इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया शेड्यूल कास्ट। The lack of urban modern exposure makes them unaware and ignorant of many basic things which are important for motivation and aspiration. ये एक बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ है। Lack of proper guidance in education right from the point of entry to the point of completion is another major problem. अगर हम एक और समस्या देखें तो इन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री, जैसे वो स्कूल में दाखिला लेते हैं तब से लेकर के जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, एक उनको शिक्षा के संबंध में मतलब जो गाइडेंस है उनकी कहीं ना कहीं से कमी है। देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस टू शो दैट unemployment and underemployment among the educated middle class is very conspicuous despite the reservation policy. रिजर्वेशन पॉलिसी होते हुए भी कहीं ना कहीं से बेरोजगारी की समस्या इनमें पाई जाती है। ये स्टडी आप नंदूराम के ही बुक में जो मोबाइल शेड्यूल कास्ट है उसमें आप देख सकते हैं, या प्रीवियसली मैंने जो वानखेड़े की नाम लिया, पर उनकी एक दूसरी बुक है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अ केस स्टडी ऑफ शेड्यूल कास्ट इन दिल्ली। इसमें आप ये
पॉइंट्स को देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी होते हुए भी वहाँ पर रोजगार की समस्या है. फैक्टर्स लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, irregularities and favoritism play a major role in the employment market. इस employment market में जो जाति के बीच विभेदीकरण हो रहा है, फेवरेटिज्म मतलब हम अपने लोगों को लेंगे, अपने से जो अलग लोग हैं, जुदा लोग हैं, उन्हें हम नहीं इम्पोर्टेंस देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं से रोल प्ले करती हैं. A situation of underemployment and unemployment could also arise because of the type of education and courses the SCs choose. Generally, they go in for general degrees in arts, science and commerce. आप देखेंगे जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं ले पा रहा है या नहीं लिया था. इसका जो स्टडी है वो चिटनिस ने किया है और एकारा ने अपनी बुक शेड्यूल कास्ट एंड हायर एजुकेशन स्टडी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन बॉम्बे, उसमें उन्होंने बताया कि दे डू नॉट गो इन इक्वल नंबर्स फॉर प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक लॉ, medicines and engineering because it is expensive and involves a lot of efforts. Due to these reasons, their percentage in employment or in services is not as much like higher caste. Other problems they face in education are lack of guidance and the language problem. Language problem एक बहुत important issue है शेड्यूल कास्ट से लेकर के, because they mainly study in their vernacular languages, their regional languages, and vernacular languages hardly have any demand as compared to इंग्लिश. इंग्लिश के कंपैरिजन में इन लैंग्वेजेस की बहुत डिमांड नहीं है. द शेड्यूल कास्ट इन पर्टिकुलर सफ़र doubly because they cannot afford to study in English medium schools nor as such schools made available to them. न ही ये अफोर्ड कर पाते हैं ऐसे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए और न ही इनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल स्कूल ही बनाया गया है कि वो आए और अंग्रेजी में शिक्षा ले सके. दो facilities in education such as pre and post matric scholarships, hostels, special coachings for professional educations, free ship and scholarships for studies abroad have proved to be of immense use. They are inadequate. These facilities are utilized marginally, suffer from bureaucratic procedures and do not reach the needy on time. वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्हें मिली है, जैसे प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन्हें मिलती है, हॉस्टल्स फैसिलिटी मिली है, फ्री प्रोफेशनल एजुकेशंस इन्हें मिल रहा है, फ्री शिप मिल रहे हैं, अब्रोड जाने के लिए भी इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिलते हैं. पर चूँकि कुछ सिस्टम डिले होने की वजह से ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो थोड़ा सा लेट चलने की वजह से कुछ वर्ग को तो सहूलियत मिल रही है पर कुछ वर्ग अभी, और ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ये भी माना जा सकता है कि इसकी वजह से ये कमियां इनके अंदर हैं. There is no uniform mechanism to implement these facilities at the national level. Rather, each state had different criteria and mechanism. और हर राज्य अपना अपना अलग नियम और कानून तय करती है, कोई एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म नहीं है देश में. नेक्स्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन इज प्रोमिनेंट स्पेशली अप टू द सेकेंडरी स्कूल लेवल. एब्सेंटिज्म due to services required of people at home for domestic purposes, lack of guidance, lack of learning material are some of the important factors responsible. मतलब जो stagnation और absenteeism वाली जो प्रॉब्लम है कि इनके में लगातार जो एब्सेंट होने का जो दर है स्कूलों में, अनुपस्थिति जो है वो एक मुख्य समस्या के रूप में आती है. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन एजुकेशन इज ड्रॉप आउट रेट्स. आप ड्रॉप आउट रेट्स को देखेंगे, एक मैं स्टडी GM गैरे की एक स्टडी है वो मैं बताना चाहूँगी आपको, सोशियो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ शेड्यूल कास्ट इन रूरल महाराष्ट्र.
ये इनकी एक स्टडी है, उसमें इन्होंने एक स्टडी किया जिसमें कहा गया है कि व्हेन 100 SC स्टूडेंट्स एनरोल इन स्टैंडर्ड 1, अगर स्टैंडर्ड 1 में 100 बच्चे SC के एनरोल होते हैं तो ओनली 40 मूव ऑन टू स्टैंडर्ड 4, उसमें से सिर्फ 40 बच्चे ही कक्षा 4 तक पहुंच पाते हैं, एंड 7 to 8 स्टूडेंट्स अप टू स्टैंडर्ड 10, और क्लास 10 तक सिर्फ 7 से 8, मतलब 100 कहाँ एनरोल हुए थे और कहाँ 7 से 8 तक जो बच्चे हैं वही क्लास 10th तक की पढ़ाई कर पाते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने अलग अलग समस्याओं को देखा और मुझे आशा है कि आप लोग इन प्रॉब्लम्स को समझ रहे होंगे कि किस किस तरह से अनुसूचित जातियों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। और आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंटेंट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी में अगर आपको अपना आपको अपना लक्ष्य बनाना है, आपको कहीं ना कहीं से उसमें आगे जाना है हायर एजुकेशन तक, तो आपको स्कॉलर्स, थिंकर्स, लिटरेचर रिव्यू, इन सब को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो लिटरेचर्स रिव्यू है उससे बहुत ज़्यादा परिचित कराऊँ। तब तक अब मैं आगे कुछ और वीडियोस शेड्यूल कास्ट पे बनाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, stay safe, stay home.